हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो पे हम लोग एक बेसिक सा हेलम चार्ट क्रिएट करने वाले हैं। हम लोग कोई भी हेलम चार्ट डाउनलोड नहीं करने वाले हैं हेलम रेपो से। हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम लोग एक बेसिक हेलम चार्ट क्रिएट कर सकते हैं और उसके अंदर क्या क्या फोल्डर्स और फाइल्स हम लोगों को बाई डिफॉल्ट मिलती हैं। फिर हम उन फोल्डर्स और फाइल्स को समझेंगे कि इनका बेसिकली काम क्या होता है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बेसिक हेलम चार्ट क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए मैं चलता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड पे, और यहाँ पे उसके लिए जो कमांड यूज होता है वो होता है हेलम क्रिएट। अब यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हैं अपने चार्ट को। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं दे देता हूँ माई हेलम चार्ट, और इसको हम लोगों ने रन कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक फोल्डर क्रिएट हो गया माई हेलम चार्ट का। अब इसके अंदर बाई डिफॉल्ट क्या क्या आ गया, एक चार्ट्स फोल्डर आ गया, एक टेम्पलेट्स का फोल्डर आ गया, एक डॉट हेलम इग्नोर फाइल आ गई, और फिर एक अपना चार्ट्स डॉट एमएल फाइल आ गई, एक वैल्यूज डॉट एमएल फाइल आ गई। तो ये क्या बहुत बेसिक सा हेलम चार्ट का स्ट्रक्चर है जो हमें डिफॉल्ट मिलता है जब भी हम कोई भी चार्ट खुद से क्रिएट करते हैं। अब इस पे अपने जो भी रिक्वायरमेंट उसके अकॉर्डिंग हम लोग मल्टीपल चीज़ें ऐड कर सकते हैं, बट ये डिफॉल्ट स्ट्रक्चर होता है किसी भी हेलम चार्ट्स का। जैसे कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने एक nginx का चार्ट डाउनलोड किया था बिटनामी रेपोजिटरी से। उस पर हम लोगों ने देखा था बहुत सारी मल्टीपल फाइल्स अवेलेबल थी। बट अगर आप लोग स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले हम लोगों को एक बेसिक हेलम चार्ट से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि फिर धीरे धीरे हम लोगों को समझ आता है कि हाँ भाई अब इसके आगे क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। ठीक है, तो अब समझते हैं एक एक फोल्डर्स को। तो जो सबसे पहला फोल्डर है यहाँ पे चार्ट्स, तो ये फोल्डर बेसिकली ब्लैंक, इसके अंदर कोई भी फाइल्स नहीं है। अगर मैं इसको यहाँ पे रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर करूँ तो यहाँ पे चलते हैं, तो माई हेलम चार्ट, इसके अंदर एक फोल्डर है चार्ट्स, एक टेम्पलेट्स, और बाकी ये 3 फाइल्स हैं। तो हम लोग वन बाई वन इन सभी चीज़ों को समझने वाले हैं, क्योंकि ये बेसिक फंडामेंटल्स है। अगर हमारी ये क्लियर नहीं होंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है हेलम को यूज करने के लिए। तो इसलिए जो बेसिक थिंग्स हैं वो हमारी एक्चुअली क्लियर होनी चाहिए। हम लोगों को पता होना चाहिए किस फोल्डर के अंदर क्या कंटेंट बेसिकली आता है। ठीक है, तो अगर हम लोग अपने चार्ट्स फोल्डर के अंदर चलते हैं, तो चार्ट्स फोल्डर के अंदर हमारे पास कोई भी फाइल्स नहीं है, ब्लैंक्स है। अब ये ब्लैंक्स क्यों है, तो बेसिकली जो चार्ट्स फोल्डर होता है हमारा, इसके अंदर हम लोग डिपेंडेंसीज आती हैं हमारी। अब यहाँ पे डिपेंडेंसीज हम लोग मैनुअली नहीं करते हैं। जो भी डिपेंडेंसीज हमारी इस फाइल पे, हम जैसे अगर इस पे चलें चार्ट डॉट एमएल फाइल पे, इस फाइल पे हम लोग डिपेंडेंसीज डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, अब जो भी डिपेंडेंसीज फॉर एग्जांपल रेडिस की हो गई, या माई सीक्वल डेटाबेस हो गया, एमएस सीक्वल हो गया, मतलब कोई भी डिपेंडेंसी हो सकती है हमारे एप्लीकेशन से रिलेटेड, तो वो डिपेंडेंसीज ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाती है इस चार्ट्स फोल्डर के अंदर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कोई भी मैनुअल फाइल्स बेसिकली अपलोड नहीं करते चार्ट्स डायरेक्टरी के अंदर। यहाँ पे जो कुछ भी डाउनलोड होता है वो ऑटोमेटिकली होता है। बेसिकली डिपेंडेंसीज हमारी डाउनलोड होती है, स्टोर होती है इस फोल्डर के अंदर, और वो डिपेंडेंसीज जो आती हैं वो डिपेंडेंसीज इस फाइल से आती हैं, चार्ट डॉट एमएल फाइल से। हम लोग यहाँ पे डिपेंडेंसीज को डिक्लेयर करते हैं, तो वो ऑटोमेटिक जाके बिटनामी रेपो है, जो भी रेपोजिटरीज आप यूज कर रहे हो वहां से डाउनलोड करके इस पर्टिकुलर लोकेशन पे डाल देती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे चार्ट्स फोल्डर का काम। अब अगर हम वापस अपनी प्रेजेंटेशन पे चलते हैं, तो यही मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है कि बेसिकली ये जो फोल्डर होता है चार्ट्स हमारे, ये डिपेंडेंट चार्ट्स यहाँ पे हम लोग स्टोर करते हैं। जो भी हमारे एप्लीकेशन की डिपेंडेंसीज होती हैं वो इस फोल्डर के अंदर जाके स्टोर होती हैं। यहाँ पे हम लोग कुछ भी मैनुअली नहीं करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो भी डिपेंडेंसीज हम लोग अपनी चार्ट डॉट एमएल फाइल पे डिक्लेयर करते हैं, डिफाइन करते हैं, वो हेलम उनको डाउनलोड करके इस फोल्डर के अंदर, चार्ट्स फोल्डर के अंदर स्टोर कर देता है। ठीक है, और जब हम लोग पैकेज करते हैं एप्लीकेशन को या बंडल करते हैं इंस्टॉल करने के लिए, तो ये ऑटोमेटिकली पिक कर लेता है उनको। फिर यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स हैं, ये एम्प्टी होता है बाय डिफॉल्ट। जैसा कि हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने सिंपल सा कमांड रन किया हेलम क्रिएट चार्ट नेम, तो बाय डिफॉल्ट चार्ट्स फोल्डर हमारा एम्प्टी आया। दूसरा की पॉइंट्स फिल्ड बाय डिपेंडेंसीज, तो इफ योर चार्ट्स डिपेंड ऑन अदर चार्ट लाइक सीक्वल, रेडिस एंड ऑल, तो वो ऑटोमेटिकली फैच कर लेता है बिटनामी रेपोजिटरी से, या कोई भी आप रेपो यूज कर रहे हैं, और उसको स्टोर कर देता है चार्ट्स फोल्डर के अंदर।
अनदर पॉइंट मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, डोंट मैनुअली एडिट। तो हम लोग यहाँ पे जनरली यूजुअली कोई भी फाइल्स मैनुअली क्रिएट नहीं करते हैं, एडिट नहीं करते हैं। ये सारी डिपेंडेंसीज फाइल होती हैं जो हमारे एप्लीकेशन को रिक्वायर्ड होती है, वो इस फोल्डर के अंदर स्टोर हो जाती है। तो आई होप आप लोगों को चार्ट्स फोल्डर का क्या काम होता है वो समझ में आ गया हो। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरी फाइल पे, सॉरी दूसरे फोल्डर में, जो कि टेम्पलेट्स। तो ये टेम्पलेट्स के अंदर आप मल्टीपल फाइल्स देख रहे हैं, एक टेस्ट फोल्डर्स भी, इस पे हम लोग बाद में आते हैं। एक helpers.tpl फाइल देख रहे हैं, इस पे भी हम बाद में आते हैं। इसके अलावा जो सिंपल जो हम लोगों की नॉन फाइल्स हैं बेसिकली, deployment.ml हो गई, तो ये जनरली यूज करते हैं हम लोग किसी भी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के लिए। उसके लिए हम लोग deployment.ml फाइल यूज करते हैं। फिर यहाँ पे ingress है, HPA है, मतलब हॉरिजेंटल ऑटोस्केलर बेसिकली। तो ये सारी इंपॉर्टेंट्स फाइल हैं। तो ये बेसिकली एक्चुअल टेम्पलेट्स होते हैं हमारी एप्लीकेशन के, जो कुबरनेटिस पे डिप्लॉय होते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग इस पे देखें तो ये जो आप लैंग्वेज देख रहे हो ना, ब्रैकेट्स, ये फॉर्मेट बेसिकली ये होती है गो, मैं भूल गया नाम, चलो एक बार देख लेते हैं। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा गो टेम्पलेटिंग सिंटेक्स बेसिकली। तो इस फाइल पे, सॉरी टेम्पलेट्स पे जो भी हमारी फाइल्स होती है वो हम लोग राइट करते हैं, डिफाइन करते हैं गो टेम्पलेट और टेम्पलेटिंग सिंटेक्स फॉर्मेट में। तो यहाँ इससे क्या होता है बेसिकली, जब हम लोग अपने चार्ट्स को इंस्टॉल करते हैं तो वो डायनामिकली जो वैल्यूज होती हैं, क्योंकि टेम्पलेट्स हमारे हार्ड कोडेड नहीं होते हैं, यहाँ पे कोई भी हार्ड कोडेड वैल्यू नहीं होती है, इसलिए हम लोग इन टेम्पलेट्स को रीयूज कर सकते हैं। तो डायनामिकली ये वैल्यूज फैच कर लेता है हमारी values.ml फाइल से। ठीक है, तो टेम्पलेट्स का काम क्या हो गया, ये एक्चुअली में हमारे क्या बोल सकते हैं, कुबरनेटिस का ब्रेन है बेसिकली, टेम्पलेट्स फोल्डर, क्योंकि यहीं पे एक्चुअल माल है जो हम लोग डिप्लॉय करने वाले हैं कुबरनेटिस क्लस्टर के ऊपर। ठीक है, अब इस पे कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। डायनामिक वैल्यूज, फॉर एग्जांपल रेप्लिकास का ले लेते हैं। तो अगर हम लोग इस पे चलते हैं फिर से अपनी फाइल पे, यहाँ पे स्पेसिफिकेशन के अंदर रेप्लिकास, तो यहाँ पे .values.replica काउंट, तो जो वैल्यूज है ये बेसिकली रेफर कर रही है हमारी values.ml फाइल को। तो यहाँ पे हमारी जो भी रेप्लिका काउंट डिफाइन होगा, जैसे फॉर यहाँ पे रेप्लिका काउंट 1 है, तो जब हम अपने एप्लीकेशन को, सॉरी अपने हेलम चार्ट्स को इंस्टॉल करेंगे तो वो डायनामिकली इस वैल्यू को, इस फाइल से रेप्लिका काउंट 1 को पिक कर लेगा और रन टाइम पे उसको वैल्यूज को चेंज कर देगा, और अकॉर्डिंगली जो भी रेप्लिका काउंट्स बेसिकली हम लोगों ने डिफाइन किए हुए हैं उस अकॉर्डिंग उतने रेप्लिकास हमारे कुबरनेटिस क्लस्टर पे डिप्लॉय कर देगा। ठीक है, तो ये बेसिकली इसलिए हम लोग यहाँ पे देख सकते हो हर, अब इसके पहले .values, इट मीन्स ये सारे टेम्पलेट्स हैं, इनको हम लोग हार्ड कोड नहीं कर सकते, तभी हम इनका रीयूज कर सकते हैं अक्रॉस द मल्टीपल इन्वायरमेंट्स। अब सारे मोस्ट ऑफ द स्पेसिफिकेशन में देखेंगे या लेवल्स देखेंगे, हर जगह हम लोगों ने .values का यूज किया है। क्यों? क्योंकि हम लोग इसकी वैल्यूज रन टाइम पे फैच करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे .values.replica काउंट, जो रेप्लिका काउंट है ये हम लोगों ने डिफाइन किया हुआ है कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, तो ये बेसिकली एक किस्म का की वैल्यू पर समझ लेते हैं कि रेप्लिका काउंट यहाँ पे की हो गई और इसकी जो वैल्यू है वो 1 हो गई। तो ये जो वेरिएबल हो गया रेप्लिका काउंट, ये वेरिएबल हम लोगों ने अपने टेम्पलेट्स पे डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया मोटा मोटा टेम्पलेट्स का काम। ठीक है, अब इसके अंदर एक फोल्डर हम लोग देख रहे हैं टेस्ट, इसके अंदर एक सिंपल सी फाइल भी आई हुई है, टेस्ट कनेक्शन.ml फाइल। तो ये बेसिकली क्या होता है, जब हमारा हेलम जब हम लोग इंस्टॉल कमांड रन करते हैं तो वो हमारे रिसोर्सेज को कुबरनेटिस पे डिप्लॉय कर देता है। अब उसको वेरीफाई करने के लिए, स्मोक टेस्टिंग के लिए बेसिकली हम लोग इस पर्टिकुलर फाइल का यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल देख सकते हैं कि हम लोग कोई एक छोटा सा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे BG बॉक्स का कंटेनर है, तो यहाँ पे हम लोग कोई भी किसी भी पोर्ट पे उसको रन करके देख लेंगे कि हाँ हमें रिस्पॉन्स 200 आ रहा है। अगर 200 रिस्पॉन्स आता है तो जनरली हम लोग, इसका मतलब होता है कि बेसिकली हमारी जो भी हम लोगों ने डिप्लॉय किया हुआ है, जो कनेक्टिविटी है, हमारी जो एप्लीकेशन है या सर्विस है, उस पर्टिकुलर पोर्ट पे काम कर रही है। तो सेम यहाँ पे हम लोगों ने, अगर आप देखोगे यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स पे भी, तो आर्ग्यूमेंट्स का हम लोगों ने .values.service ports का यूज किया है। अगर हम लोग यहाँ पे values.ml पे जाएंगे और यहाँ पे अगर हम लोग सर्च करेंगे सर्विस पोर्ट, सर्विस पोर्ट 80, ठीक है, तो इस पोर्ट नंबर 80 पे ये जाएगा और बेसिकली कहाँ गई हमारी फाइल, सॉरी हाँ ये वाली, तो जो हमारी सर्विसेज डॉट पोर्ट, तो आप देख सकते हो .values मतलब आपको वैल्यू लेनी है, आपको इस फाइल पे जाना है,
डॉट सर्विसेज। अब इस फाइल के अंदर आपको सबसे पहले सर्विसेज दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ से जैसे कि हम लोगों ने देखा कहाँ गया, सर्विसेज देखा। अब सर्विसेज के अंदर क्या है, पोर्ट है। इसी फॉर्मेट में हम लोगों ने इसको यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, वैल्यूज सर्विसेज देन पोर्ट। तो इस पोर्ट पे जाके बेसिकली वो लिस्टिंग करेगा मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो wget कमांड यूज कर रहे हैं। ये लिनक्स पे यूज होता है किसी भी यूआरएल को टेस्ट करने के लिए, और इसके लिए हम लोग यूज कर रहे हैं बिजीबॉक्स, जो कि एक लाइट वेट लिनक्स कंटेनर इमेज होती है, ठीक है। तो इस पोर्ट पे जाके बेसिकली टेस्ट करेगी कि यहाँ से रिस्पॉन्स हम लोगों को 200 आ रहा है कि नहीं। अगर 200 रिस्पॉन्स आ रहा है तो इट मीन्स जो हम लोगों ने रिसोर्सेज डिप्लॉय किए हैं वो सक्सेसफुली डिप्लॉयड हो चुके हैं, ठीक है। तो ये काम होता है टेस्ट फोल्डर्स का। तो बेसिकली स्मोक टेस्ट के लिए जैसे हम लोग कोई भी एप्लीकेशन रियल टाइम पे भी डिप्लॉय करते हैं तो हम लोग उसकी एक इनिशियल लेवल की टेस्टिंग कर लेते हैं कि हाँ भाई मेन चीज़ें काम कर रही हैं कि नहीं। फिर एंड ऑफ द डे फाइनली वो क्यूएस के पास जाता है, फिर वहाँ पे वो फुल टेस्टिंग करते हैं उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन की। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे टेस्ट फोल्डर का टेम्पलेट्स के अंदर है, ठीक है। अब आते हैं helpers.tpl फाइल का। ये बेसिकली एक यूटिलिटी फाइल होती है जो हमारी हेल्प करती है हमारे टेम्पलेट्स को क्लीन रखने के लिए। तो ये मल्टीपल हेल्पर फाइल्स भी हो सकती हैं किसी भी एप्लीकेशन के अंदर, मतलब डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट। तो ये काम होता है helpers.tpl, इसलिए इसका नाम भी लिखा हुआ है हेल्पर्स। तो ये बेसिकली जनरली हेल्प करती है हमारे टेम्पलेट्स को क्लीन रखने के लिए, ठीक है। तो आई थिंक टेम्पलेट्स के अंदर हम लोगों ने सब कुछ डिस्कस कर लिया। notes.txt फाइल है, मतलब डिटेल लिखी हुई है यहाँ पे कि एप्लीकेशन के यूआरएल आपको कैसे फैश होगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिफाइन की हुई है, ठीक है। अब आते हैं डॉट हेलम इग्नोर पे। तो जैसे कि हम लोग गिट हब यूज करते हैं, गिट यूज करते हैं बेसिकली वर्जन कंट्रोल टूल। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है कि अगर हम लोग जब इसको हेलम को पैकेज करते हैं तो जो अननेसेसरी फाइल्स हैं वो हमारी हेलम पैकेज के साथ इंक्लूड ना हो, तो उसके लिए हम लोग डॉट हेलम इग्नोर फाइल यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो फाइल्स डिक्लेयर कर देते हैं वो फाइल्स हमारे, जब हम लोग हेलम को पैकेज करते हैं, बंडल बनाते हैं उसको इंस्टॉल करने के लिए, तो वो फाइल्स हमारी बेसिकली एक्सक्लूड हो जाती हैं हेलम पैकेज से। तो अननेसेसरी, अदरवाइज हमारी एप्लीकेशन में अननेसेसरी फाइल्स अवेलेबल होंगी तो उसको यूज़ नहीं है बेसिकली। तो जो अनयूज्ड फाइल होती है, जो रिक्वायर्ड नहीं है हमारी एप्लीकेशन को रन करने के लिए, वो सारी फाइल्स हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं। तो वो ड्यूरिंग द पैकेज वो इंक्लूड नहीं होती हैं हमारे पैकेज के साथ, ठीक है। तो ये काम होता है डॉट हेलम इग्नोर का। सिंपल कॉन्सेप्ट है, जैसे हमारा डॉट गेट इग्नोर फाइल यूज करते हैं, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे डॉट हेलम इग्नोर का है, ठीक है। अब आते हैं charts.ml फाइल पे। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग मेटा डेटा डिफाइन करते हैं अपनी एप्लीकेशन के कि भाई ये चार्ट बेसिकली किस पर्पस के लिए हम लोग क्रिएट किए हैं। तो जैसे एपीआई वर्जन हो गया, नेम हो गया चार्ट का, डिस्क्रिप्शन दे दी कि हाँ किस पर्पस के लिए, फिर टाइप हो गया, एप्लीकेशन हो गया, वर्जन हो गया। ऐप वर्जन बेसिकली यूज होता है कि अपनी डॉकर इमेज को टैग करने के लिए बेसिकली यहाँ पे ऐप वर्जन का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये बेसिकली charts.ml फाइल होती है, यहाँ पे हम लोग मेटा डेटा डिफाइन करते हैं अपनी एप्लीकेशन का। जैसे कि हम लोग जब नॉर्मल एमएल फाइल क्रिएट करते हैं कुबरनेटिस को डिप्लॉय करने के लिए, तब भी हम लोग क्या करते हैं, एक मेटा डेटा सेक्शन डिफाइन करते हैं। तो सिमिलर यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि सिमिलर वो मेटा डेटा कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है, ठीक है। अब अगली फाइल होगी values.ml फाइल। तो ये values.ml फाइल, जैसे कि मैंने बताया कि ये यूज़ होती है सारी कॉन्फ़िगरेशन वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए, ताकि हमारे टेम्पलेट्स क्लीन एंड ड्राई प्रिंसिपल को फॉलो करें। डू नॉट रिपीट, आई थिंक ड्राई प्रिंसिपल, लेट्स सी व्हाट आई हैव मेंशनड हियर। Okay, I have not mentioned, so I forget the full form of dry principle, but it is something called do not repeat content or templates something, but I forget, so sorry for that. So in short, हम लोगों ने helm.ignore फाइल, charts.ml फाइल, values.ml फाइल एंड टेस्ट फोल्डर से सारी चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी समझ ली हैं। तो ये बेसिकली बेसिक सा स्ट्रक्चर होता है हेलम चार्ट्स का, क्योंकि अगर हम लोग डायरेक्ट बिटनामी से किसी भी एप्लीकेशन का चार्ट्स डाउनलोड कर लेंगे फिर उसको समझने की कोशिश करेंगे तो वो बहुत कन्फ्यूजिंग हो जाते हैं। तो इसलिए आप हमेशा जब भी स्टार्ट करें बिल्कुल बेसिक से करें और फिर स्टेप बाय स्टेप उसको ब्रेक करते जाएं और फिर धीरे धीरे उस पर मतलब ईजीनेस से हार्डनेस की ओर बढ़ते जाएं, अदरवाइज आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे। तो इनिशियल प्रैक्टिस के लिए हम लोग
हम लोगों ने जैसे कि ये चार्ट सिंपल से बनाया, अब यहाँ पे हम लोग कोई भी डॉकर इमेज यूज़ करनी है, जो भी किसी भी एप्लीकेशन या कोई भी वेब सर्वर डिप्लॉय करना है, उसके लिए हम लोग इसको अपने अकॉर्डिंग नीड के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं और डिप्लॉय कर सकते हैं अपने हेलम चार्ट्स को। तो आज की वीडियो में इतनी ही रखते हैं, बस आज की वीडियो में एक ओवरव्यू देना था कि भाई एक्चुअली हेलम चार्ट्स हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं, क्या क्या फाइल्स बाई डिफॉल्ट मिलती हैं, उनका काम क्या होता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।